मेरे साथ में विचित्रता घटती है, मेरा शरीर ऐसा है, कितने जगह लोगों को मेरे को बताना पड़ता है कि भाई साहब मैं भी कवि हूँ। नहीं तो ये चीज देख करके कितने लोगों को ये भरोसा नहीं होता कि मैं कवि हूँ। मेरे को एडवांस में बताना पड़ता है कि नहीं दादाजी, ये स्थिति मेरी। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों कवि सम्मेलन में गया मैं, 3 कवि और साथ में कवित्री, देखना लोग कैसे मजे ले लेते हैं। आप आनंद और ठाकुर की यात्रा करना, मैं ऐसी कोई पंक्ति नहीं बोलूंगा राजेश भैया जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग मैंने ही नहीं लगाया लिखने में, तो आप काय को लगाओ। आनंद लेना, आप केवल मस्ती और ठिठोली आनंद के रस में। सरदार जी बैठे हुए, आपको प्रणाम करता हूँ साहब। 1.25 लाख उधर बैठे हुए हैं, 6-7 हम इधर भी सर। तो मैं आपको बताऊं, हम 3 कवि और साथ में कवित्री अभी ग्वालियर कवि सम्मेलन में गए। जैसे वहां पहुंचे तो आयोजक मंडल ने स्वागत करा, ऑर्गेनाइजर्स ने आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, हमको बातचीत शुरू करे को 5 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक व्यक्ति को जोरदार चाटा खींच के मार। अब हम लोग सुनने लगा यार। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ऐसी कर रहा है। मैंने कहा मैडम हुआ क्या, चाटा क्यों मार दिया? अगर कवित्री की बात ठीक लगे तो आपकी तालियां उठे। मैंने कहा मैडम चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता आप हंस रहे हो, मेरा प्राण निकलते। अभी उज्जैन का सम्मेलन हुआ, वहाँ उसने माइक लगा रखा, उसके हैंडल में जंग लगी हुई साहब, उज्जैन के फ्रीगंज चौक पे। अभी 15 दिन भी नहीं हुआ, 8 से 10 दिन समझ लो आप। वो माइक ऐसा कि उसके हैंडल में जंग लगी, वो ऊपर नीचे नहीं हुआ है, वो टस से मस नहीं हिले ही नहीं। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चतुर, वो क्या करता है कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 1 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए सुरेश जी दादा जैसा तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब मुझे मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। आपकी तालियां कमजोर है दादा, मेरे साथ में विडंबना घटती है। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं आपको बताऊं, अगली टिप्पणी अगर हिलोर दे दे आपके हृदय को तो उस टंकार को, झंकार को आप ताली में परिवर्तित करना कि मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ, देश का नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो शुरू होते ही खत्म हो गया। जैसा बना रखा ईश्वर ने, मैं आपको क्या बताऊं, लोग चलते फिरते, लोग मजे ले लेते हैं। हास्य के लिए, आनंद के लिए आपको कहीं व्हाट्सएप फेसबुक खंगालने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ तो हास्य चलता फिरता रहता है, महाराष्ट्र का आदमी हो गया, मालवा का। मैं आपको बताऊं, मैं उज्जैन गया महाकाल बाबा की सवारी के देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। देखना लोग कैसे मजे ले लेते हैं। अब लोग पहचानते नहीं है यार, अब आजकल तो लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, जो लोग कविता प्रेमी है, रोहित हन्नाट लिखा तुरंत इंस्टाग्राम फेसबुक देख लिया। अब जो लोग कविता से जुड़े नहीं उनको क्या मालूम मैं कौन हूँ। अब एक बार ट्रेन में मैं सफर कर रहा, अब वो एक धक्का लगा मेरे को एकदम धक्का लगा। भाई साहब आपको मालूम नहीं शायद कि मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूँ। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि तू कवि है तो क्या छाती पे चढ़ेगा क्या? बताओ, आप लोग ऐसे हल्के में लेते हैं। मैं बता रहा था, मैं उज्जैन में गया था महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए, भयंकर भीड़ हो रही। मैं, मेरी 5 साल की गुड़िया है, मैं उसको भी लेके गया। हाँ मेरी खुद की। आप भरोसा तो रखो, वो अलग बात है कि महीने भर तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ। तो मैं उसको लेकर के गया, अब आनंद लेना, मैं उसको लेकर गया गोदी में, मैंने उसको गोद में उठा रखा। दर्शन के लिए भयंकर भीड़ लग रही, बाबा की सवारी निकल रही, जय जय महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर भीड़ हो रही दर्शन करने के लिए। मैं दर्शन, अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, मैं उसको क्या दिखाऊं? अब मेरे को नहीं दिख रहा सरदार जी, तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा। अब जैसे धक्का, क्योंकि आदमी भले ही महाराष्ट्र का हो, मालवा का हो, सीधी उंगली से घिने के लिए आदमी टेढ़ी उंगली करता ही है। तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा, तो वो एक दादा खड़े आगे कुर्ते पजामे में बुजुर्ग, वो मेरे को जोर से चिल्लाए, बोले बेटा यहाँ कहाँ घुस रहा है भीड़ में? और ये बच्चे को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। ताली तो अगली बात में बजाओ गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो। मैंने कहा दादा ये बच्चे का पापा मैं ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। ये लफड़े हैं। मैं आपको बताऊं, बड़े लोग मेरे मजे ले लेते हैं यार। ये फोटोग्राफर भाई, आपने मेरे फोटो लिए कि नहीं लिए? हाँ ले लेना यार, मेरे को लोहे को बताना पड़ेगा कि मैं इधर उधर रोता नहीं फिर रहा हूँ, कभी सम्मेलन कर रहा हूँ। हाँ नहीं तो, क्योंकि भाई अच्छा ये फोटोग्राफर भी बड़े गजब के होते हैं साहब। मेरा शादी हुई मेरी, तो मेरी और मेरे वाइफ के फोटो लिए, रिसेप्शन के बाद में फोटो लिए हम दोनों के, 10-15 फोटो लिए, और उसके बाद में मेरे को प्लास्टिक की कुर्सी में बिठा दिया। अब मैं बैठा हुआ, मेरी वाइफ की वो फोटो ले रहा है फोटोग्राफर, भाभी जी ऐसा कर लो,
भाभी जी ऐसा ऐसा ऐसा, भाभी जी ऐसा ऐसा करो। अब मैंने कहा तू ये कर क्या रहा है? बोले एक मिनट भाई साहब। मैंने कहा, भाई भाभी जी ऐसा करो। अरे मैंने तू कर क्या रहा है? बोले भाई साहब एक मिनट, मैं भाभी जी को सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा तू सेट कर रहा तो मैं क्या तेरे को वेट करूंगा क्या? फोटोग्राफर बड़ा गजब के होते हैं। वाह भाई वाह में मैं आया यहाँ मुंबई में शूटिंग के लिए। एक वाह भाई वाह में अच्छी कविताओं का एक प्रोग्राम आता है, मैं उसकी शूटिंग के लिए आया। तो वो शूटिंग के बाद में वो प्रोमोस के लिए फोटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफर वगैरह। तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए फोटो लेने लगे सर, 10-15 फोटो। तो आदमी सुरेश दादा खड़े हुए तो इनके फोटो लिए उस फोटोग्राफर ने, 10-15 फोटो अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से, 10 तरीके से। फिर काव्या जी खड़ी हुई, इनके फोटो लिए 10-15 एंगल से, इधर से उधर से, 10 प्रकार से, बहुत सारे फोटो लिए। फिर मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार, तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, मैंने सुन लिया वो, उसने उससे बोला, बोले ले ले यार रोहित जी के भी और ले ले फोटो। अरे बोले छोड़ यार, अरे बोले ले ले इनके भी ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। ये स्थिति है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आदरणीय दादा रोडपुरी साहब बैठे हुए वरिष्ठ कवि हैं और हम तो बिल्कुल नौजवान। हमने अभी भी अपनी यात्रा की शुरू की, इन्होंने बड़ी लंबी यात्रा से चले आ रहे हैं, काफी इनका अपना अनुभव है। मैं आपको बताऊं मेरे अनुभव बड़े विचित्र प्रकार के हैं। मैं आपको बताऊं मतलब इस ब्रह्मांड में देखो, इस संसार में इस सृष्टि की रचना की, तो भगवान ने सृष्टि की रचना की तो भगवान को अच्छा लगा कि मैंने ब्रह्मांड बनाया। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोले मजा आ गया। तो किसी ने पूछा, बोले सर भगवान क्या मजा आ गया? आपने तो इतने सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित जगन्नाथ को बनाया तो इसमें क्या मजा आ गया? तो भगवान क्या बोले, आपकी ताली रुकेगी नहीं। भगवान क्या बोले, अरे बोलो देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। मैं आपको क्या बताऊं, विचित्रता घटती मेरे साथ में। मैं जब कॉलेज के समय में पढ़ा करता था, खड़ा मैं बस का इंतजार कर रहा। अब वहाँ मेरे साथ में क्या घटना दुर्घटना घटी वो आनंद लेना आप। हम लोग जुगाड़ जमाते, भले कोई भी भारतीय आदमी जुगाड़ जमाने के चक्कर में आदमी उलझ जाता है। मैं एक कविता से आनंद लेता हूँ और वही आनंद आपको ट्रांसफर करता हूँ। आनंद लेना कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। ये यूं कहूं कि आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी हो पर अपने मन को भा रही है। तुरंत मैंने सोचा रोहित अच्छा है मौका, और एक कागज पे आई लव यू लिख करके फेंका। अच्छा, वो आई और उठा के ले गई। तो मैंने सोचा रोहित लड़की पड़ गई। दूसरे दिन भी जब उसी लड़की को देखा तो अब की बार तो पूरा लव लेटर बना के फेंका। वो इस बार भी उठा के ले गई तो दिल के अरमान जाग गए। मैंने सोचा रोहित अपने भी अच्छे दिन आ गए। तीसरे दिन भी जब ये घटना घटी तो अब तो लगा कंफर्म लड़की पटी। तभी पास के दुकान वाले ने मेरे को बुलाया और बोला कि तू पागल है कि तेरा दिमाग भेराया? मैंने बोला क्यों यार, प्रेम पत्र फेंक रहा हूँ, दिखने लड़की बता रहा हूँ, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जो भी कागज फेंकता हूँ उठा लेती है, मैंने कितनी बड़ी सफलता पाली है। तो वो बोला नालायक, सफलता छोड़, वो तो कचरा उठाने वाली है। तालियां कमजोर है आप लोगों की। क्या हालत हो जाती है बताओ, लोग कहीं भी आ जाते। मैं वहां खड़ा हुआ ट्रेन में सफर कर रहा, इंदौर से रतलाम, और भयंकर ट्रेन भीड़ हो रही थी। एक सामने वाले का आदमी खड़ा हुआ आगे और उसने मेरे को धक्का दिया। अब उसका जो धक्का था मेरी बॉडी सही नहीं पाई यार, चीज संभाल नहीं पाया। मैंने पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया। अब वो भी ऐसा हो रहा हट्टा कट्टा, हमारे मालवा में कहते हैं रूम सुंड। तो वो आदमी माथे आ गया, थोड़ा हाथापाई की नौबत आ गई और झगड़े की बात हो गई। तो वो मेरे से क्या बोला, एक मुक्तक पढ़ता हूँ आनंद लेना। जी। वो मेरे से बोला कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। चेचिस कहते हैं काल के ढांचे को, उसने मेरे ढांचे का अपमान करा कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है, तुझ पे तो फूंक मारना भी एक सितम है। मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चाटे में, मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चाटे में। चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, नहीं तो अगर नहीं कॉन्फिडेंस हो तो रुद्रावतार हनुमान जी कह देते हैं कि यार मैं 100 योजन लंबा समुद्र कैसे पार करूंगा। लेकिन जब कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है तो जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमान। हाँ, ये कॉन्फिडेंस। हाँ साहब, राजेंद्र मांडे साहब, आप फिर उधर को लेकर हमारा जीव में जीव आता है। हमको अच्छा लगता है कि चलो 2-4 हमारा उधर बड़नगर तरफ कार्यक्रम हुआ,
कवि सम्मेलन चल रहा है जैसे एकदम राजेश पांडे साहब घुस अरुण के तो अपने वाले ही तो मेरे को कोई टेंशन नहीं दिया नहीं तो वहाँ कवि सम्मेलन चल रहा गांव में ठेठ गांव में मेले का प्रोग्राम मैं कविता सुना रहा 5-7 मिनट हुआ मेरे को कविता सुनाते हुए लोग मजे ले रहा आनंद आ रहा और बीच में दो लोग लट्ठे लेकर के घूमने लगे तो मेरे को डर लगा यार मैंने कहा भाई साहब आपको कविता नहीं समझ में आ रही तो मैं बैठ जाऊँ यार तो मेरे को लगा कि एक आध पढ़ गए तो अपने तो प्राण पखेरु में ही उड़ जाएंगे यार तो मैंने कहा भाई साहब नहीं कविता समझ में आ रही तो मैं बैठ जाऊं यार तो 2 में से एक जना क्या बोला कि नहीं तुम तो कविता सुनाओ हम तो उसको ढूंढ रहे जिनने तुम्हारे को बुलाया है